नमस्कार, knockingnews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। अगर आपको लग रहा है कि इजराइल को अपनी आत्मरक्षा करने का अधिकार है, अपनी सीमाओं की रक्षा करने का अधिकार है और उस पर एक आतंकवादी हमला हुआ है, उसके जवाब में वो ये सब कर रहा है, तो आज का वीडियो देखने के बाद आपके विचारों में हो सकता है कुछ तब्दीली हो। इजराइल की और अमेरिका की जितनी भी गतिविधियां अब हो रही हैं और जो अब तक सामने आई हैं, उनसे कहीं से नहीं लगता कि उनके निशाने पर हमास है। कहीं से नहीं लगता कि वो वहां पर शांति की स्थापना की नीयत से काम कर रहे हैं और इजराइल की रक्षा की नीयत से काम कर रहे हैं। कैसे, आज यही समझेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूं। अब तक की जो कहानी आपके पास है, उसके हिसाब से जो हमको जानकारी मिल रही है, हम तक कहानी पहुंच रही है, हमारे पास जितनी भी कहानियां आ रही हैं वो पश्चिमी सोर्सेज से आ रही हैं। और भारतीय मीडिया के जो लोग भी वहां गए हैं, वो जो सेल्फी बना रहे हैं, वीडियो सेल्फी, तरह तरह की एक्टिंग करते हुए, लाउड तरह की एक्टिंग करते हुए या अजीबोगरीब टाइप की, या भारत के एम्बेसडर के तौर पे वहां के चैनलों को इंटरव्यू दे रहे हैं, ये सब लोग पश्चिमी नजरिए से काम कर रहे हैं और ऐसे इलाकों में काम कर रहे हैं जहां आपको कोई भी व्यक्ति गजा के अंदर का पक्ष बताने वाला नहीं मिलेगा। आपको अगर हकीकत बतानी, क्योंकि इस वक्त क्षेत्र कौन सा है जहां पर सबसे ज्यादा एक्शन है, वो कौन सी जगह जहां गतिविधियां चल रही हैं, कौन सी जगह जहां से रिपोर्टिंग करने की जरूरत है, वो है गाजा पट्टी या गजा पट्टी। लेकिन हमारे रिपोर्टर सारे के सारे इजराइल में घूम रहे हैं, इजराइल की तरह से गाना गा रहे हैं, बावजूद इसके कि हमारी सरकार का स्टैंड कुछ और है। वैसे तो मीडिया को स्वतंत्र होना चाहिए, लेकिन अगर सरकार के हिसाब से भी आप चल रहे हैं तो आपका पर्सपेक्टिव कम से कम सरकार के हिसाब से होना चाहिए। तो खबर यह है कि फिलिस्तीन के जो प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, उनके साथ में सुनक साहब मिलके आए हैं और उन्होंने फिर कहा है कि हमास जो है वो फिलिस्तीनियों का प्रतिनिधित्व नहीं करता, फिलिस्तीनियों का नेता हमास नहीं है। गजा पट्टी में हमास का एक प्रभाव है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो फिलिस्तीनियों का नेतृत्व नहीं करता। वो आतंकवादी संगठन है, यानी खुद फिलिस्तीनी कह रहे हैं कि वो आतंकवादी संगठन है। अगर आप बंटवारा करके भी देखें तो जो गजा पट्टी है वो पूरी की पूरी हमास के प्रभाव में, मान लीजिए 2 मिनट के लिए, और वेस्ट बैंक जो है, जो बड़ा इलाका है फिलिस्तीन का, वो वहां पे ये आपका PLO वगैरह का जो पार्टी बनी थी, यासर अराफात के फॉलोअर्स जो हैं, उनका इलाका है। अब यासर अराफात के फॉलोअर तो आपके साथ में हैं, वो तो कह रहे हैं कि हमास आतंकवादी संगठन है और हमास इस इलाके से ऑपरेट भी नहीं करता। लेकिन इजराइल को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि एक हिस्सा शांति से कैसे बैठा हुआ है फिलिस्तीनियों का, वेस्ट बैंक वाले आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं। तो जब कोई आदमी गाली नहीं देता, बुजुर्ग आदमी होता है, जब क्रिकेट की बॉल जाती है गाली देता है, अगर वो गाली नहीं दे रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, तो बच्चे क्या करते हैं, पत्थर फेंक देते हैं। इसी तरह से फिर से एक एयर स्ट्राइक की गई है जिसमें 12 लोग मारे गए हैं और ये 12 लोग वेस्ट बैंक की धरती पे मारे गए हैं, उस इलाके में जहां हमास का प्रभाव नहीं है, जहां कोई आतंकवादी गतिविधियां नहीं है और जहां से किसी भी प्रकार का इजराइल को कोई प्रतिरोध नहीं मिल रहा है। लेकिन एक्शन ले लिया गया है। 10 लोगों का अंतिम संस्कार फिलिस्तीनियों ने किया और ये सब लोग कौन लोग थे? शरणार्थी शिविर में रुके हुए लोग। जब आप बेघर हो जाते हैं, आपका घर बार सब लूट जाता है, आपका रुपया पैसा सब छिन जाता है, तो आप खैरात में जो सरकार जगह देती है वहां जाके आप टिके रहते हैं, किसी तरह अपनी जिंदगी काट रहे होते हैं। ये वो लोग हैं जो मार दिए गए। और उधर इजराइल की सेना डिनाइल मोड में है और उसने कह दिया सिर्फ एक ही आदमी मरा है। और ये जो कार्रवाई है, इसके बाद में ये भी कह रहे हैं कि हमने 10 लोगों को गिरफ्तार किया। ये हालत है। उधर गाजा पट्टी पर भी लगातार बमबारी हो रही है। फिलिस्तीन प्राधिकरण की जो आधिकारिक समाचार एजेंसी है
वाफा ने कहा है कि इजराइल के साथ की सीमा पर नूर शम्स शरणार्थी शिविर में कई फिलिस्तीनी घायल हुए हैं और 7 अक्टूबर को हमास के खिलाफ आपको मालूम है जो पूरी कार्रवाई उन्होंने शुरू की, उसके बाद से ये हिंसा बढ़ी है। वेस्ट बैंक में, वेस्ट बैंक की बात कर रहा हूँ, ये इलाका गाजा पट्टी से अलग है, इसको शांत क्षेत्र मानना चाहिए और फिलिस्तीन के नज़रिए से देखा जाए और इजराइल के लिए देखा जाए तो ये इजराइल का गुड बॉय है जो अभी तक इजराइल के खिलाफ राजनीतिक तरीके से आवाज़ उठा रहा है लेकिन कोई हिंसा की कार्रवाई नहीं कर रहा है। और 70 से ज़्यादा फिलिस्तीनियों को मार दिया गया है अभी तक वेस्ट बैंक में। ये वो इलाका है जो गाजा पट्टी नहीं है। 800 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लाई है पुलिस ने और ये सारी चीज़ें चल रही है। उसके बावजूद वहाँ के जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि साहब हमास जो है वो आतंकवादी संगठन है और हम उसका समर्थन नहीं करते हैं। अब ये बयान क्यों आ रहा है इसको आप समझिए। मैंने जब पहला वीडियो बनाया था तो आपको बताया था कि वहाँ जो फिलिस्तीनी हैं और इजरायली हैं, इजरायली बहुत शातिर तरीके से फिलिस्तीन की ज़मीनों पर कब्जा करते हैं। वो पहले इंस्टिगेट करते हैं। वो कि अभी पिछले भी साल 1.5 साल पहले का भी मामला आपको याद होगा कि ये जो पूरा पवित्र धार्मिक स्थल है वहाँ पे मस्जिद में घुस गए थे जूते वूते पहन के इनके सारे के सारे इजरायली सैनिक और बवाल मचा दिया था। फिर उसके बाद प्रोटेस्ट होता है, फिर इसी तरह की दमनात्मक कार्रवाइयाँ होती हैं, मिसाइल चलाई जाती है, सब कुछ किया जाता है और कुछ और इलाके पर फिलिस्तीन के कब्जा कर लिया जाता है। ये एक कस्टम बन गया है कि फिलिस्तीन की तरफ से एक उकसावा आएगा, कहीं कुछ लोग करेंगे और उसके बाद में ये लोग कुछ और ज़मीन दबा लेंगे। हमास की गतिविधियों से इनको इस प्रकार का फ़ायदा बहुत होता है। हालांकि कुछ लोग कमेंट में कह रहे हैं कि आप हमास को गलत कह रहे हैं, हमास इतना बुरा नहीं है, ये है वो जो भी है, लेकिन मैं उसमें डिटेल में जाना नहीं चाहता हूँ। लेकिन इतना समझना चाहता हूँ कि हमास को लेकर कई लोगों ने सवाल उठाए हैं और ज़्यादातर लोगों का कहना यह है कि हमास, मैंने इस पर वीडियो भी बनाया था कि नेतन्याहू के कार्यकाल में हमास को बहुत बढ़ावा मिला। नेतन्याहू के कार्यकाल में इजराइल की धरती से हजारों लोगों को आवाजाही खोल दी गई। 20,000 लोग आते थे गाजा पट्टी से। वेस्ट बैंक वाले गुड बॉयज को नहीं अलाउ किया और वो यहां घूम फिर के टहल के कमाई करके चले जाते थे। और ये भी आरोप लगे थे कि किस तरह से एक पत्रकार ने बाकायदा पहले ट्वीट किया कि भैया वहां पे वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। नेतन्याहू ने नजरअंदाज किया, उसके बाद भी नेतन्याहू पे आरोप लगे हैं। और जो पूर्व राष्ट्रपति हैं एक फिलिस्तीन के, काफी पहले, मतलब ऐसा नहीं है कि अभी वो चुनाव लड़ रहे हों या कहीं ना कहीं एक होता है ना अदावत होती है कि भाई पूर्व प्रधानमंत्री तो आरोप लगाएगा, ऐसा नहीं है। उन्होंने भी कहा है कि नेतन्याहू बहुत शातिराना तरीके से हमास को बढ़ावा दे रहे हैं और हमास उनके काम आ रहा है। तो एक पहलू यह भी हो सकता है कि हमास एक मौका दे रहा है इजरायलियों को कि आप फिलिस्तीनियों का दमन करो, बहाने दे रहा है। खैर, अब तक जो है 14 दिन में 4,000 मौतें हो चुकी हैं, 1,000 के मुकाबले 4,000 हो गई हैं। तो अगर आप अपनी रक्षा की बात करें तो आपको रुक जाना चाहिए। इसी तरह से लगातार ये सिलसिला चल रहा है। उधर ये जो दूसरा पक्ष है इसकी तरफ से थूक के चाटने का सिलसिला लगातार चल रहा है। पहले वहां पे जो अस्पताल था गाजा में जिसके ऊपर मिसाइल चलाई गई थी, जिसमें 500 से ज़्यादा लोग मारे गए थे, उसको कहा कि नहीं साहब वो खुद ही उन्होंने मिसाइल चलाई। मैंने कल के वीडियो में बहुत सारी बातें इसके बारे में बताई हैं। उसके बाद में पता चला कि वो मरे ही नहीं इतने लोग। अब वहां क्या हुआ है, वहां एक चर्च है जो ईसाइयों के दुनिया में सबसे पुराने चर्चेज में से एक है। उस चर्च के लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पहले चर्च के ऊपर बम गिराया गया था। उनका कहना यह है कि हमको लगातार धमकाया जा रहा था, हम पे प्रेशर बनाया जा रहा था। कौन प्रेशर बना रहा था? इजराइल के लोग बना रहे थे कि आप यहां से हॉस्पिटल खाली करके चले जाओ। जो हॉस्पिटल जिस पर बम गिरा है वो चर्च चलाता था, खाली करके चले जाओ। 3 बार वार्निंग आई है और जितने भी उनके चर्च के मेंबर डायरेक्टर तो सबको आती थी, सबको वो फोन करके कहते थे आप खाली करिए, खाली करिए। और उनके चर्च के ऊपर हमला हुआ, उसके बाद ये वार्निंग और तेज हो गई थी, मतलब चर्च के ऊपर भी मिसाइल गिराई गई थी। अब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि भैया हम तो ईसाई चर्च हैं और इस चर्च में हम क्या करते थे, सेवा का काम करते थे, गरीबों की सेवा करते थे, बीमारों की सेवा करते थे, बच्चों की सेवा करते थे। वो बहुत सारी चीज़ें हैं, गतिविधियां उस चर्च से जुड़ी हुई
जो वो किया करता था। I want to start by, do you blame anybody for this attack on the hospital to start with? And we also heard Reverend Stilwell on BBC. Do you confirm what he was saying there, that the hospital did receive warnings from the Israelis to evacuate the hospital? Yes, I think the facts on the ground that we have not only Al Arab Ahli Hospital that received a warning for evacuation. Like all the people of North Gaza, at least 15 hospitals received the warning, including the Arab Ahli Hospital that received the warning to evacuate the hospital. तो उनका बयान आ गया कि भैया हमको तो कहा था इन्होंने कि यहाँ से हटो हटो हटो। उसमें पत्रकारों ने बहुत सारे सवाल पूछे, कहा कि भैया क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि आपने नहीं हटाया तो उन्होंने मिसाइल गिरा दिया अस्पताल पे। तो उन्होंने कहा साहब ये काम हमारा नहीं है, नेता का काम फैसले लेना है, पत्रकारों का काम एनालिसिस करना है, ये हमारा काम नहीं। हम आपको सिर्फ ये बता रहे हैं कि हमें ऐसा ऐसा आया था, आप मतलब निकालिए। कई तरह से सवाल पूछा गया, लेकिन उन्होंने इससे ज्यादा कुछ नहीं बोला है। तो वहां पे जो अस्पताल का मामला है उसमें क्या निष्कर्ष निकला, एक कंफ्यूजन पैदा कर दिया गया। उसके बाद अमेरिका की जासूसी एजेंसी और अब फ्रांस की जासूसी एजेंसी, इन दोनों ने कहा है कि साहब हमारे इनपुट्स कह रहे हैं कि वहां पे ज्यादा लोग नहीं मरे हैं। खैर, बीबीसी ने 500 बताए थे, उसने अपना लपेट लिया, गलती हो गई जी, गलत रिपोर्टिंग हो गई। पहले हमारा रिपोर्टर कह रहा था, जो ग्राउंड से रिपोर्टर कह रहा था वो गलत कह रहा था, वो हम यहाँ बैठ के हेडक्वार्टर कह रहे हैं कि वो सही कह रहा था। जो भी है, अब आ जाइए इधर बाइडेन साहब। बाइडेन साहब से एक पत्रकार ने सीधे सीधे पूछा कि भाई साहब ये बताइए कि क्या ग्राउंड जो एक्शन है इजराइल को करना चाहिए, क्या उसको गाजा की सीमा में घुसना चाहिए? तो बाइडेन ने कहा नहीं घुसना चाहिए। ठीक है साहब, बात खत्म हो गई। उसके बाद बयान आ गया कि बाइडेन ने कहा है कि अभी गाजा पट्टी में जो ग्राउंड ऑपरेशन है वो इजराइल को नहीं करना चाहिए। अब पता चला अमेरिका कह रहा है कि वो बाइडेन साहब ने गलत सुन लिया था, उन्होंने कुछ और सुना और उसका जवाब हां में दे दिया। यानी कि अब अमेरिका वापस आ रहा है। अब थोड़ा सा बाइडेन साहब की हरकतें देखिए। बाइडेन साहब, हो सकता है कुछ बातें आपको रिपीटेड लगे, लेकिन जब आप एक नए पहलू को समझते हैं तो उनका जिक्र करना पड़ता है। बाइडेन साहब जब भी बात करते हैं वो एक टैबलेट पे कुछ लिख के लाते हैं, वो किंडल विंडल होता है उस तरह का, और उस पर पढ़ पढ़ के बोलते हैं एक भी शब्द, और उसमें भी वो ऐसा लटपटाता हुआ बोलते हैं, समझ गए वो समझ गए, नहीं समझे तो नहीं समझे भैया। और बाद में ताकि वो उसको कुछ भी कह सके, हमने ये नहीं ये बोला था। तो एक तो वो लेके बैठते हैं, तो उनको वो कौन उसमें क्या ब्रीफिंग लेके बैठते हैं, क्या बैठते हैं, पहले भी इनका एक वीडियो वायरल हो चुका है। बाकायदा इनको लिख के दिया जाता है ये करना, इसके बाद ये करना, इसके बाद ये करना, ये करना। इससे पता चलता है कि अमेरिका का राष्ट्रपति अपने दिमाग से क्या कर सकता है। ये टेलीप्रॉम्प्टर का भी बाप हो गया देखा जाए तो। दूसरा, वहां से पहुंचते ही इजराइल में सबसे पहले इस बात को डिनाई करने वाला आदमी कौन था? बाइडेन था, कि जो हॉस्पिटल पे बम गिरा के आपने मासूम लोगों को मारा था, वो इन्होंने बम नहीं गिराया था, वो दूसरी पार्टी का काम था, यानी हमास का काम था। अब तीसरा आप देख रहे हैं, बाइडेन साहब खुद बयान दिया और खुद कह नहीं वो हमने गलत सुन लिया था सवाल, इसलिए जो है वो हमने गलत जवाब दे दिया। इसका मतलब क्या है कि बाइडेन साहब जो कुछ कह रहे हैं कर रहे हैं उसके पीछे अपना दिमाग नहीं, कोई और लोग हैं क्या? तो मैंने पावर एलीट क्या है इसके बारे में भी आपको बताया था। तो अगर आप देखें तो हर तरफ से एक चीज साफ दिखाई दे रही है, जिसके पीछे मेरा मकसद ये सारे वो देने का है आपको उदाहरण, कि भैया यहां पे कोई नैतिकता, सही गलत, अच्छा बुरा नहीं है। यहां पे सिर्फ और सिर्फ हिंसा पैदा करना है, इस इलाके में अशांति बढ़ानी है दबा के। क्योंकि बड़ी सारी चीजें हो गई इस बीच में, सऊदी अरब चीन के साथ खड़ा हो गया, सऊदी अरब का इजराइल के साथ में रिश्ता हो गया। अब इजराइल और सऊदी अरब में दोस्ती होने का मतलब जानते हैं कि पूरे इलाके में जाहिर बात है कि इंस्टांस जो है वो सॉफ्ट हो जाएगा फिलिस्तीनियों के लिए। पहले भी इजराइल की तरफ से फिलिस्तीनियों के लिए कई बार अच्छे इंस्टांस आए हैं सामने, अच्छे उनकी तरफ से, यहां तक कि उन्होंने कहा कि आप स्वतंत्र इलाका रख लीजिए, मैंने बताया था। और वो राष्ट्रपति जो हैं जिन्होंने ये सब किया था इजराइल के, उनकी हत्या करवा दी गई थी, ये आप अच्छा जानते हैं। मिस्र के राष्ट्रपति की भी हत्या करा दी गई थी क्योंकि उन्होंने समझौता किया था। तो वहां पे शांति करने वाला मर जाता है।
और अब यह है कि अशांति करो, भाई आपको बदला लेना है, आपने ले लिया 4, आपको सिविलियन का बदला सिविलियन से लेना माना बहुत ही गिरे हुए मान लीजिए, तो भी आपके 4 गुने हो गए। रहा सवाल हॉस्टेज का, तो पता चला कि जो हॉस्टेजेस हैं उनको भी हमास धीरे धीरे छोड़ रहा है, और हमास ने गाजा पट्टी से अभी अमेरिका के 2 हॉस्टेजेस को छोड़ा है, और 2 हॉस्टेजेस को छोड़ने के बाद में उसने एक बयान दिया है। मैं बयान आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा जो बहुत ही रोचक है, और वो बाइडेन के लिए है। और वो कह रहे हैं कि इन रिस्पॉन्स टू कतरी एफर्ट्स, कतर ने जो प्रयास किए, अल कसम ब्रिगेड रिलेटेड टू अमेरिकन सिटीजन रिलीज टू अमेरिकन सिटीजन फॉर ह्यूमैनिटेरियन रीजन, हमने मानवीय आधार पे हम 2 अमेरिकी नागरिक यहूदियों को छोड़ रहे हैं। और बाइडेन जो कुछ कह रहे हैं वो फासिस्ट है और फॉल्स है और बेसलेस है, हमास ने ये कहा है। और ये इससे साबित हो जाता है कि हम लोग जो है वो मारना चाहते हैं और ये करना चाहते हैं, तो हमारा जो बंधक है उनके लिए प्रति क्या रवैया है, हम किस तरह से मानवीय व्यवहार करते हैं, ये हमास ने कहा। और ये जो आरोप लगा रहा है बाइडेन, ये आदमी जो है वो नफरती आदमी है, सीधी सी बात है। इसके अलावा पूरा सोशल मीडिया पूरी तरह से फिलिस्तीनियों के पीछे पड़ा हुआ है, यहाँ तक कि इंस्टाग्राम ने और फेसबुक ने जो फिलिस्तीन के समर्थन में बात करने वाले लोग हैं उनके प्रोफाइल पे टेररिस्ट जड़ दिया। तो ये आपको एक अपडेट आपको मिल गया। अब आप ये समझिए हो क्यों रहा है। नोम चॉम्स्की एक बड़े बुद्धिमान आदमी, हिंदुस्तान दुनिया का एक बड़ा दिमागदार आदमी है, और ये आदमी जो है ना ऐसे सरल तरीके से समझे कि ये दुनिया को अच्छी तरह समझता है, और ये आदमी इस दुनिया की हकीकत को जिस अच्छाई से बयान करता है, विद्वान आदमी है, प्रोफेसर है, फिलोसफर है, वो अद्भुत है। जो लोग उनके बारे में जानते हैं उनके लिए ये बात मैं नहीं बता रहा हूँ, ये उनके लिए बता रहा हूँ जिन्होंने कभी उनके बारे में ज़्यादा सुना नहीं। वो ये कह रहे हैं कि दुनिया में 2 ही धर्म होते हैं, जो मैं कहता हूँ, अमीर और गरीब। अमीर और ताकतवर के साथ दुनिया खड़ी होती है, और फिलिस्तीन के लोगों की कमजोरी यही है कि ना वो अमीर हैं ना वो ताकतवर हैं। ना तो फिलिस्तीन के पास तेल के कुएं हैं, ना फौज है, इसीलिए, और ना उसके पास में इन्फ्लुएंशियल लोग हैं जो दूसरे देशों में रहते हों, ऐसे लोग जिनका प्रभाव हो और वो दूसरे देशों में रहते हों, फिलिस्तीन के रहने वाले हों, ऐसा भी नहीं है। तो ये गरीब मार हो रही है। और यहाँ पे अमेरिका फिलिस्तीन के बजाय अगर इजराइल को सपोर्ट करता है तो ज़्यादा हथियार बेच पाएगा, अगर इजराइल को सपोर्ट करता है तो उसकी वहाँ पे जो प्रेजेंस मजबूत हो जाएगी। देखिए अभी अमेरिका को क्या चाहिए, अमेरिका को चाहिए कि ये जो तेल वाला पूरा इलाका है, वरदान मैंने बताया था इसके पास बड़े सारे वरदान है, इसका स्वेज नहर है, इसके पास तेल है, तो वो जो तेल वाला इलाका है, सिल्क रूट भी है, उस इलाके में कुछ ना कुछ रहना चाहिए। अब या तो अमेरिका अपना सैनिक अड्डा बना ले, उसकी गुंजाइश बनती नहीं है तो वो अपना एक अघोषित सैनिक अड्डा, एक वहां पे उनके लिए इजराइल है, कि वहां किसी से भी निपटना हो तो आज जो हालात बना रहा अमेरिका, उसके बाद में इजराइल को अमेरिका के साथ लड़ना ही पड़ेगा। इसलिए इजराइल को साधन संपन्न, शक्ति संपन्न सब कुछ बना के अमेरिका रखा हुआ है। तो ये अमीरों की दोस्ती है। इसको आप चाहें तो इजराइल फिलिस्तीन के संदर्भ में देख लें, चाहें तो हमारे संदर्भ में देख लें, और उससे भी ज़्यादा अगर देखना है तो अपने आसपास के इलाके में देख लें। सरकारी अस्पताल में जाइए, अगर आपने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, आप ठीक ठाक बैकग्राउंड से आते हैं, यानी आपके पास अमीर हैं, आपके पास धन है, और आपके पास या तो पावर है, आप थानेदार वगैरह हैं, या कुछ और हैं, पुलिस हैं, पत्रकार हैं, तो आपको जो है डॉक्टर साहब अलग तरीके से ट्रीट करेंगे। और अगर आप गरीब आदमी हैं, एकदम गरीब गुरबा उठ के गए हैं वहाँ पे अस्पताल लेने के लिए, तो वहाँ का जो अस्पताल का जो चपरासी भी होगा ना, वो भी आपको 4 बार डांटेगा, यहाँ कहाँ बैठी हो, उधर बैठो, होता है ना। तो ये जो होता है हमारे अपने समाज में, यही दुनिया के स्तर पे फिलिस्तीन के साथ हो रहा है। फिलिस्तीन वो दलित पीड़ित व्यक्ति है जिसके पास में कुछ भी नहीं है देने के लिए, इसलिए दुनिया उसको कुछ समझती नहीं, हिकारत की नज़र से देखती है। उसके पास है, और है तो स्वाभिमान है,
उसके पास अपने मान सम्मान के लिए लड़ने का जज्बा है। और जब भी आपने बहुत सारे जमींदारों के उत्पीड़न देखे होंगे, जब भी कोई मान सम्मान के लिए दलित, पीड़ित, उत्पीड़ित आवाज उठाता है तो उसको बहुत सख्ती से कुचला जाता है और उसके अंदर ये खौफ पैदा किया जाता है कि इसकी पीढ़ियां जमींदार साहब की तरफ नजर उठाकर भी न देख सकें। हिम्मत कैसे हुई? और उसी स्थिति में फिलिस्तीन को इजराइल रखना चाहता है, जो करीब करीब वेस्ट बैंक का इलाका उस स्थिति में आ चुका है। गाजा पट्टी में इस बार की तबाही के जरिए कोशिश होगी कि या तो गाजा पट्टी की थोड़ी पट्टी, जैसे कि कहा जा रहा है ऊपर वाले नीचे आ जाएं, वो हथिया ली जाए, और या फिर वहां पर इतना खौफ पैदा कर दिया जाए कि अब उधर से कोई चुनौती उठ के ना आए। ये सब उसकी तैयारी चल रही है। ये 4000 लोग जो मर गए हैं, ये कीड़े मकोड़े हैं। उनके लिए इनकी जीवन की कोई कीमत नहीं है, उनके लिए ये सपना नहीं है, उनके लिए ये रोजगार नहीं है, उनके लिए बच्चे नहीं है, माता नहीं है, पिता नहीं है, परिवार नहीं है, उनके लिए कुछ नहीं है। उनके लिए हंटर बाइडेन परिवार है, ये परिवार नहीं है। जो भी है, ये दुनिया की हकीकत है जो हमारे सामने है, दर्दनाक है, अच्छी है, बुरी है, हमारे सामने है। और इस पूरी हकीकत के बीच में आप किसी भी प्रकार की किसी तर्क को लागू ना करें, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी तर्क से नहीं हो रहा है। जो तर्क दिए जा रहे हैं वो भी कुतर्क के तरह के तर्क हैं। और आने वाले समय में जो कुछ भी होगा, जुल्म, दमन, अत्याचार होगा। और ये शक्तिशाली लोग हैं, इसलिए ऐसी लीडरशिप हमारे यहाँ पे भी अभी थोड़ा बहुत रीढ़ दिखा रहे हैं मोदी जी, ऐसी नहीं है पहले की तरह जो डट के खड़े हो जाए, संयुक्त राष्ट्र में खड़े हो जाए। ये सब लोग पीछे पीछे जो शक्तिशाली लोगों के पीछे घूमने वाले हैं। जाहिर बात है, आपका और अडानी का झगड़ा हो जाए तो पुलिस से लेके सारा सिस्टम अडानी का साथ देगा। उसी तरह से अगर इजराइल का झगड़ा हो रहा है आम जनता के साथ में, आम गरीब गुरबों के साथ में, जो कि फिलिस्तीन है, तो ये जो पूरी दुनिया है, मौका परस्त मतलबी दुनिया, ये इजराइल के पीछे पीछे घूमेगी। नमस्कार, जय हिंद।